हाँ जी। सो बेटा साडा अज दा टॉपिक है टैंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, देखो असी ना एक चीज़ पढ़ी सी भी जदों असी किसी कंडक्टर का टैंपरेचर रेज़ करते हैं तो वो रेजिस्टेंस भी रेज़ हो जाती है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन्स जिहड़ियां ने वो टाइम के नाल इनक्रीज़ हो जांदियां ने। ठीक है, जिहदे कारण मान लो भी एक अपने को कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री एटम्स तो फ्री पॉजिटिव आयन्स भी पे होंदे ने। जदों टैंपरेचर असी राइज़ करते हैं तो टैंपरेचर राइज़ करने की हो जाता है कि इन्हां दी वाइब्रेशनस वध जांदियां ने। ओके, तो मान लो भी जे कोई इत्थे इलैक्ट्रॉन पास कर रहा है तो ये आयन्स या एटम के नाल कोलिजन के चांसिस इनक्रीज़ हो जाते हैं। ओके, जिहदे कारण रेजिस्टेंस की हो जाती है, वध जाती है। ओके, हुण असीं इहदे नाल ही रिलेटिड एक टॉपिक पढ़ना है टैंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है जी। हाँ जी, पहले तो इसकी डेफिनेशन की है। इट इज़ डिफाइंड एज इनक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री और पर कैल्विन राइज ऑफ टेम्परेचर। ओके, मान लो बेटा अपने कोई कंडक्टर है। ओके, ਇਹਦਾ इनिशियल टैंपरेचर है T1, ਇਹਦੀ रेजिस्टेंस है R1। फिर असी टैंपरेचर राइज करके ਇਹਦਾ टैंपरेचर करता T2, ਇਹਦੀ रेजिस्टेंस हो गई R2। ठीक है, ਹੁਣ टैंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की कहता है, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ डिनोट करांगे अल्फा नाल। अल्फा सिंबल है टैंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टैंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की कहता है चेंज इन रेजिस्टेंस, मतलब फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर बाय इनिशियल टेम्परेचर एंड पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस, पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इन्हों आप दोबारा तो स्टडी करते हैं। यह कि है चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टैंपरेचर पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस। एंड थोड़ा होर असी डीप से समझिए। असी कहने मान लो बई असी 20 डिग्री टैंपरेचर चेंज किया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मान लो 1000 ओहम रेजिस्टेंस चेंज हो गई, 1000 ओहम रेजिस्टेंस चेंज हो गई। ओके, तो जी ओरिजिनल रेजिस्टेंस सी वो मान लो भी अपनी सी 50। ठीक है, तो चेंज इन रेजिस्टेंस कितना आया 1000 विद रिस्पैक्ट टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस विद रिस्पैक्ट टू चेंज इन टैंपरेचर। ओके, इन्हों असी बोलते हैं टैंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, ठीक है जी। चलो होप तुहानू समझ आ गई होनी है। अगे असी पढ़ते हैं। अगे असी इत्थे की लिखा कि फोर मैटल्स अल्फा इज़ पॉजिटिव, अल्फा इज़ पॉजिटिव। देखो ये वैल्यू पॉजिटिव कदों आएगी, अल्फा का फॉर्मूला की है R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 T2 माइनस T1। यह वैल्यू पॉजिटिव कदों आएगी जो R2 वड्डा होएगा किते नालों R1 नालों। R2 वड्डा मतलब फाइनल रेजिस्टेंस बढ़ेगी। ओके, तो अल्फा यह कहते लिए पॉजिटिव है फोर मैटल्स। ठीक है, तो अल्फा पॉजिटिव का मतलब की है कि जोड़े मैटल ने जो असी उन्होंने टैंपरेचर राइज करांगे तो उन्होंने रेजिस्टेंस की हो जाएगी इनक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, ओके। दूजी गल असी करिए फॉर नॉन मैटल्स एंड सैमी कंडक्टर। ये लिए है कि अल्फा की वैल्यू आती नैगेटिव, मतलब जिमें असी टैंपरेचर इन्हों के बढ़ावांगे तो इन्हों की रेजिस्टेंस घट जाएगी। हुण सैमी कंडक्टर की होंदे है, ये असी फिजिक्स के अंदर यूनिट नंबर 9 पढ़ांगे। उहदे विच असी डीप स्टडी करांगे भी यह रेजिस्टेंस टैंपरेचर बढ़ाने नाल क्यों घट जाती है। फिलहाल दे लई तुसीं याद रखना दा। ठीक है जी, चलो ठीक है, मैं उम्मीद करता भी तुहानूं समझ आ रही होनी। चलो अगे देखो, यह फार्मूला है, फार्मूला असी ऊपर भी लिख चुके पहले। ठीक है,
R1 ਕੀ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, R2 ਕੀ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, T2 ਕੀ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, T1 ਕੀ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਲੋਇਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਐਲੋਇਸ ਹੁੰਦੇ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ 2 or more metals and non metals। ਓਕੇ, 2 or more metals and non metals। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਲੋਏ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਮੈਟਲ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਐਲੋਏ ਪੜਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਮੈਗਨੈਨਿਨ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕੌਨਸਟੈਂਟਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੋਇਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੋਇਲਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੋਇਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਐਸਾਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਕਸ ਰਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਰਵੇ, ਫਿਕਸ ਰਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਦੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਰਦੀ 'ਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਾਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੋਇਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਦੇ ਹੈਵ ਹਾਈ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੀਵਿਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੀਵਿਟੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਉਹ ਬੜਾ ਸਮੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਅਲਫਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਮੋਲ, ਅਲਫਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸਮੋਲ। ਇਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਾਓਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲਫਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਮੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਦ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਲੀਸਟ ਅਫੈਕਟਡ ਬਾਏ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਾਈਕ ਏਅਰ ਮੋਇਸਚਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਦ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਟੋਪਿਕ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ।